दोस्तों उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का काफिला पहुंच चुका है राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। और दोस्तों आज यहाँ पर उत्कर्ष की ओर से होने जा रहा है उड़ान प्रोग्राम, जहाँ पर विद्यार्थियों के साथ में होगा लाइव इंटरेक्शन और विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि डिप्लोमा के बाद में उनके लिए क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती है। साथ ही साथ में उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस की ओर से क्या खास कोर्सेज उनके लिए डिजाइन किए गए वो भी विद्यार्थियों को यहाँ पर रिवील किया जाएगा। और साथ ही साथ में होने जा रहा है यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कॉलेज के अंदर और करते हैं विद्यार्थियों के साथ में बात। अब सभी विद्यार्थियों को, शिक्षक गणों को राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक की इस पावन धरा से मैं नमन करता हूं और साथ ही साथ में कॉलेज प्रशासन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने इस तरह के उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस की ओर से इस तरह का जो विद्यार्थियों के हित में ऐसे प्रोग्राम जो किए जा रहे हैं उनका सर द्वारा और शिक्षक गण द्वारा जो समर्पण और जो यहाँ पर जो उनकी तरफ से हमें सहयोग मिला है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही साथ में आप सभी विद्यार्थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो उड़ान प्रोग्राम है आप सभी के लिए, ये उड़ान प्रोग्राम आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं और ये एक बिल्कुल सही समय है आप सभी के लिए उड़ान भरने का। परंतु ये उड़ान लंबी हो और सही दिशा में हो, इसी को पुख्ता करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया अभी कि 2 दिन में जो मैंने अनुभव किया है, तो मैंने यही अनुभव किया है कि आप सभी इन शिक्षक गण द्वारा लगाए गए एक नन्हे पौधे के समान हैं और हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये टीम है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस, उसकी ओर से ये सभी एफर्ट्स आपके कहीं ना कहीं एक उर्वरक का काम करेंगे ताकि आप जो नन्हे पौधे हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी ही वट वृक्ष में कन्वर्ट हो और आप पे सफलता रूपी जो फल है वो जल्द से जल्द लग सके। तो मैं सर्वप्रथम सर का, प्रिंसिपल सर का यहाँ पर बुलाना चाहूंगा मंच के ऊपर और सर आप विद्यार्थियों को 2 शब्द कहें और सर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए सर का। उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस उड़ान के सौजन्य से आज आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए किए गए कार्यों के लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और इनका धन्यवाद देता हूं कि मुझे उम्मीद है कि ये एक ऐसे विश्वास के साथ हमारे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे कि वो आने वाले समय में PSUs में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इंडस्ट्रीज़ में या कोई बड़ी उद्योगों को लगाने में आपका जो चहुमुखी विकास है, मैं मान सकता हूं कि तकनीकी ज्ञान आपके पास इस संस्थान से आपको मिला है, परंतु इस तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप और आपकी ज़िंदगी में आने वाले नए आयामों के लिए जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, मुझे उम्मीद है वो इनके माध्यम से शायद पूरी हो सकती है। परंतु ये डिसीज़न पॉलिटेक्निक की तरफ से नहीं होना चाहिए। ये डिसीज़न इसको सुनने के बाद आपका स्वयं का होना चाहिए और आप स्वयं इसका फैसला करें कि क्या ये जो कार्य ये कराने वाले हैं या कराया जाएगा वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं। इसका निर्णय आपका होगा। हमने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो यहाँ पर
कुछ चीज़ें जो आपको मार्केट के अंदर घूमने और फिरने या तलाश करने के बाद नहीं मिलती है, उसके लिए हम लोगों ने इनको एक मौका दिया है। और इस मौके के माध्यम से मेरा उद्देश्य और मुझे लगता है इनका भी उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि आपका उज्जवल भविष्य और जो आपकी अंदर दिल के अंदर या आपने जो मंजिलें बनाई हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप इसके माध्यम से क्या पहुंच सकते हैं। अगर यदि पहुंच सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, और अगर आपके लिए सही नहीं है तो मैं आपको ये आज फिर इसी माध्यम इस स्टेज से यही कहूँगा कि आप इसको ज्वाइन नहीं करें। ज्वाइन करने से पहले आत्म अवलोकन करें, आत्म मंथन करें, और यहाँ से जाने के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो आप अपना 100% इसके अंदर देकर अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं, तभी ये सार्थक हो सकता है। अदरवाइज़ ये सब किताबें हैं जो आज आपने यहाँ पढ़ी हैं, वही किताबें हो सकता है वहाँ जाकर पढ़ें, मगर इस कार्य को इनके द्वारा किए गए कार्य में यदि आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है तो वह आपको आपकी सफलता के अंदर सहयोग प्रदान कर सकता है। यहाँ पे विभाग के आपके उत्कर्ष के जितने भी अधिकारीगण या जो भी यहाँ पर ट्यूटर्स वगैरह हैं या जो ट्रेनर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि आपके मार्गदर्शन से मुझे उम्मीद है कि इन सब विद्यार्थियों का जो है भविष्य उज्जवल हो सकता है। इन 4 अल्फाजों के साथ मैं अपने इसको विराम दूंगा कि मंजिलें हम लोग अपने अपनी मंजिलें लेके चलते हैं, मगर कई बार उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, और मेरे इन 4 लाइनों के अंदर शायद मैं आज तक पहुंच जाऊं, और आप इन 4 लाइनों के माध्यम से आप आत्म अवलोकन करें, आत्म मंथन करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाएं कि मंजिलें कर ली हैं तय, मंजिलें कर ली हैं तय, रास्ता वहाँ जाता ही नहीं। मंजिलें कर ली हैं तय, रास्ता वहाँ जाता ही नहीं। कर ले ज़रा तू मेहनत करके ज़रा तू जहमत, कर ले ज़रा तू मेहनत करके ज़रा तू जहमत, फिर ज़रा तू देख करिश्मा, मंजिल तेरे करीब है, रास्ता कभी था ही नहीं। क्या बात। मैं तो आप सबको इन शब्दों के साथ कि आपकी मंजिल के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है वो मैंने इन 4 लाइनों के अंदर पंक्तियों में आपको समझाया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं उड़ान की जो नई दिशा ने जो सेमिनार जो यहाँ पर आयोजित किया है, मुझे उम्मीद है कि आज इसको आप बिल्कुल दिल से समझकर इसको समझें, और समझने के बाद आप आत्म अवलोकन ज़रूर करें और उसके बाद अपना स्वयं का निर्णय लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिंसिपल सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर ने जिन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, ऊर्जावान शब्दों का, कमरे में हर एक विद्यार्थी अब तैयार है इस उड़ान प्रोग्राम के लिए। और साथ ही साथ में सर ने एक बात कही कि सर विद्यार्थियों के लिए सच्चे मन से हम यहाँ पर आए हैं, सच्चे दिल से हम यहाँ पर आए हैं, तो हमारे जो प्रयास हैं वो बिल्कुल फल आपको जरूर देंगे, क्योंकि हमारी जो मन जो है वो बिल्कुल एकदम साफ है कि विद्यार्थियों के हित में। और हमारे जो डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का भी सपना है कि विद्यार्थी सर्वोपरि होना चाहिए, और विद्यार्थी हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि था, है और रहेगा। अब मैं केशव सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, और वो आप सभी विद्यार्थियों को बताएंगे कि डिप्लोमा के बाद में आपके लिए किस किस प्रकार के सुनहरे दरवाजे खुलते हैं जब आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। तो स्वागत है केशव सर का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। धन्यवाद सर। मेरा नाम केशव सनाटी है, और मैंने बीटेक LNMIT से की है और IIT दिल्ली से MTech की है। बट उसके बावजूद भी मैं पिछले 13 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और इसके अंदर जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ, जब भी इस तरह से सेमिनार्स लेता हूँ, स्पेशली आज जब मैं घूम रहा था, हम यहाँ टीम जो के साथ घूम रहे थे, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। ये पेड़, ठंडी हवा आ रही है, दोस्त लोग बात कर रहे हैं, क्लास से निकल के कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने देखा था भी लैब के अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिकल जो काम कर रहे थे आप लोग, एक अलग फीलिंग दे देती है वापस। तो मैं वो चीज़ें आपके साथ वापस शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ हमेशा से लगी है कि जब मैं 3rd ईयर में था तब मेरे को ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। लिटरली बोल रहा हूँ कि जो मैंने आगे अचीव किया है उसके लिए मैंने 4th ईयर के बाद सोचा, ड्रॉप लेके फिर काम किया। ये तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई कहानी किसी बच्चे के साथ रहे, इसलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कहानी शुरू करने से पहले
क्योंकि आपके बीच में आया हूँ, इतनी यंग एनर्जी है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो है हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। हाँ, अब लगा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना। पहले तो मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत कर लेता हूं हमारी उत्कर्ष की टीम की तरफ से, जो भी हमारे यहाँ पे सर लोग हैं, प्रिंसिपल सर है, आप सबका अभिवादन करता हूं मैं। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि ऑब्वियसली समय बहुत कीमती है, आपका भी हमारा भी। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, समय का बहुत ध्यान रखें। मतलब अगर अभी कहते हैं ना कि सर अभी तो हम स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी एक सबसे अच्छी आदत मैं आप में डाल सकता हूँ, वो है समय को कीमती बनाओ अपना। कैसे बनाएंगे? सिर्फ ये बोल के कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कभी आपसे पूछूं कि क्या कर रहे हो, तो तुम मुझसे बोल देना कि यार मैं घूम रहा हूँ। कभी मैं आपसे पूछूं क्या कर रहे हो, तो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ भी, बस बताना कि क्या कर रहे हो। ये मत बोल देना कुछ नहीं यार बस यूं ही। ये कुछ नहीं यार बस यूं ही सबसे घटिया वर्ड है, सबसे घटिया वर्ड है। सबसे पहली शुरुआत यहीं से होती है। मेरा एक ही मंत्र होता है, द क्वालिटेटिवली क्वेश्चन यू आस्क, द क्वालिटेटिवली आंसर यू गेट। जितना प्यारा प्रश्न आप पूछते हो, उतना प्यारा आंसर आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा अपनी एक आदत बनाओ, समय को थोड़ा सा कीमती बनाओ अपना, और सिर्फ ये बताओ, उसका सिर्फ सिंपल तरीका है कि मैं क्या कर रहा हूँ भी राइट नाउ, ये बोल के आपका काम शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ तो सर ये है कि सर जो थर्ड ईयर के बाद यहाँ से अगर हम निकलते हैं, तो हम उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या सोचें, किस तरह से अपनी रास्ते को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम बेताब है सुनने के लिए। तो मैं आपको बता दूं फिर से, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। आज समरी फॉर्म में आपके सामने वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर खोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे आपके सामने अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास जो 3 ऑप्शन आपको सबसे बड़े बड़े दिखेंगे। आप जब डिप्लोमा अपना कंप्लीट करेंगे, तो 3 चीजें जो आपको नजर आएगी, थोड़ा सा नजर आ रहा है कोई सामने, हायर स्टडीज, प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। 3 चीजें मेनली। तो फोर्थ अगर कोई सोचे कि सर मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, मतलब अपना खुद का बिजनेस करूंगा, तो बात अलग है, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन मेन जो चीजें दिखती है वो 3 चीजें ही है, हायर जॉब, हायर स्टडीज, प्राइवेट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। नाउ अब बात करते हैं अगर हम हायर स्टडीज के लिए, तो आपको पता है कि यार हायर स्टडीज के लिए बात करूं मैं, तो डिप्लोमा के बाद मैं ऑब्वियसली डिग्री की कोशिश करूंगा कि मैं डिग्री करता हूं। एंड आपको पता है कि मैं वहां पर भी अपने 3 साल और स्पेंड करूंगा अगर मैं सेकेंड ईयर से वहां पे एडमिशन लेता हूं तो वहां पर। लेकिन आपको पता है कि अगर उसमें भी बहुत, मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हूं, मैं पूरा ईमानदारी से बोलता हूं, जानते हैं कि मैं हमेशा ईमानदारी से बात करता हूं। अगर आप CSIT से हैं, तब तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, डिग्री के बाद राइट नाउ जो चीज़ चल रहा है उसमें आपकी कहानी कैसे आगे प्रोसीड होने वाली है। बट अगर क्योंकि हम कोर ब्रांच के हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग कोर ब्रांच के, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ, और मुझे देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी है, सर मैकेनिकल से हैं, सिविल से, हम तीनों ब्रांच के यहाँ पे हैं। तो मैं आपको बता दूँ फिर से कि जो हम कोर ब्रांच के हैं, वहाँ के लिए अगर एंडिंग पाथ अगर जो मुझे दिख रहा है वो कोई और ही होना है, तो ये क्वेश्चन यहाँ उठता है कि मेरे में तक इतना जी लेकिन मैं इस 3 साल को और आगे कवर करके फिर उस एंडिंग पाथ की ओर मुड़ूं। सेकंड थिंग है प्राइवेट जॉब्स। जो प्राइवेट जॉब्स की कहानी है वो भी एक मेरे को पता है कि सर राइट नाउ जो प्राइवेट जॉब्स ऑफर हो रही है, और जो भी साथ में टच है स्टूडेंट्स, वो भी बताते हैं कि जो प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सर फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अलग अलग होती है आप लोगों की अलग होती है। वहाँ से जो अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए बिल्कुल सही हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर यार मैं मन से बताता हूँ आपको कि 10 साल डाउन इन द लेन इसी रास्ते पे चलते हुए 10 साल के बाद जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही होती है और जो हम बढ़ रहे होते हैं, उसमें अब वो अंतर बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अभी जो आप अगर अकेले भी रह रहे होंगे, आप अगर इवन दूध की थैली भी खरीदते हैं, जो रेट आज की, जब मैं स्टूडेंट था तो उस टाइम में जो 10 रुपये की दूध की थैली खरीद देता हूँ, उसकी जो रेट आज मैं देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि स्टार्टिंग सैलरी जिस तरह से आप जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ, उसका एंडिंग सैलरी तक आने के अंदर बहुत टाइम लगेगा, बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इन्फ्लेशन रेट उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। बट ठीक है, सबका अपना अपना एक चॉइस हो सकता है। मैं अपनी तरफ से एक इनपुट दे रहा हूँ कि ये एक सीन यहाँ पे है। अब आता है तीसरा, जो कि सबसे टिपिकल लेकिन हाँ सर सबसे एक्साइटिंग तो है, और वो है गवर्नमेंट जॉब्स। सर सीधी सी बात है सर, आपने मन की बात की है। मैं मानता हूँ कि सर गवर्नमेंट जॉब्स तो ऑब्वियसली यहाँ के फ्लॉज है ही नहीं, क्योंकि सर जब भी अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से पे कमीशन भी लग रहा है, और उसके सारे फायदे जो आपको यहाँ पर भी दिखेंगे कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हायर स्टडीज की मैं बात कर रहा था आपको पहले, जैसे आपको पता है कि सर बीटेक, बी या एमई की इस तरह के एग्जाम्स की मैं तरफ जा सकता हूँ। उन एग्जाम्स में जाने के बाद भी मैं सेम चीज़ करूँगा, और मैं आपको बताता हूँ बहुत दिल से, 3 साल जो आप डिप्लोमा के अंदर पढ़ रहे हो ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट को जानने की जो नॉलेज है वो आपके पास है। वहाँ पर जाकर, हाँ ऑब्वियसली एक डिग्री का जो आप लगाते हो वो एक अलग चीज़ होती है, एक एड ऑन होता है, लेकिन जो नॉलेज लेवल पे मुझे लगता है कि जो डिप्लोमा में आपने गेन किया है, मैं हमेशा क्लास में देखता हूँ तो वहाँ पर फ़ायदा आप लोगों को ज़्यादा होता ही है। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन फिर सेकंड नंबर में बात करता हूँ
प्राइवेट जॉब्स की, तो वो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग सैलरी आप जानते हैं सर 10 to 15K के स्टार्ट करते हैं आजकल। मुझे नहीं पता कि आपके सीनियर्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जनरली यही मेरे को एक जो स्टूडेंट मिला था वो मैक्सिमम जो मैंने अभी तक सुना है कि वो 25K पे भी काम कर रहा था, 30K तक भी गया था। लेकिन ये स्टार्टिंग सैलरी अगर है तो आपको बता दूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स में जो डिप्लोमा वाले स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, दूसरी दुनिया में जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, और 10 ईयर्स बाद कहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर यही सीन है सर, तो अब आती है इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स। अगर सर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें सर, बहुत सारी चीज़ें तो हम जानते भी हैं कि सर फायदे क्या हैं ऑब्वियसली। अगर यहाँ पे बात करें तो सर हम देख रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। आप देख रहे हैं कि सर सबसे पहली चीज़ है जॉब सिक्योरिटी। मतलब सीधी सी बात है सर कि एक बार मैं पहुंच गया फिर मुझे कोई निकाल नहीं सकता, जो कि प्राइवेट में नहीं होने वाला। प्राइवेट में इन्फ्लेशन आएगा, अभी आपको पता है 2023 चल रहा है राइट नाउ। यूएसए की हालत आपको पता है क्या चल रही है, जानते हैं ना आप। और अगर कोई चीज़ यूएसए स्टार्ट होती है तो आपको पता है धीरे धीरे इंडिया तक आती है, तो सीन हमेशा बदलते रहते हैं, मार्केट में सीन हमेशा बदलते रहते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ तो आपको पॉसिबल है नहीं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स के जो आपके फ़ायदे हैं उसमें आपको पता है कि सर सबसे पहला फ़ायदा यही है सिक्योरिटी। सेकेंड, आपको पता है वर्क लाइफ बैलेंस है। मैं घर पे आने के बाद अपनी जॉब्स को पैक करके आ सकता हूँ, प्राइवेट जॉब्स में ऐसा नहीं होने वाला। आपको अगर घर पे आने के बाद भी कोई अर्जेंट काम आ गया आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी इम्पोर्टेंट एक सेरेमनी में हो, किसी भी आप कोई फंक्शन को अटेंड कर रहे हो, लेकिन अगर वहाँ पे कोई जॉब आई तो आपको फोन पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप घर पे आ गए, आप अच्छे से आप बैलेंस कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आपको पता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलेगी यहाँ पे। देन है इम्प्रेसिव सैलरी। जो सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और प्राइवेट जॉब्स में, स्पेशली डिप्लोमा के बाद आपको पता है कि जो मिनिमम पे स्केल होती है ना, वो सबसे अच्छी जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट जॉब्स में, जिसकी मिनिमम सैलरी मैंने कभी नहीं देखा कि जो प्राइवेट जॉब्स में मिल रही है उससे कम कभी मिली हो किसी को, चाहे कोई भी जॉब उठाएं। अभी हम बहुत सारी जॉब्स के बारे में बात करेंगे, बट कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है ये भी कि इंप्रेसिव सैलरी, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग लेवल पर ही, और आपको पता है उसके बाद जो पे कमीशन लगते हैं वो सब अलग। देन आता है मेडिकल बेनिफिट्स। ये सब चीज़ आपको पता है कि सर अगर प्राइवेट जॉब्स के अंदर है, कल को मैं बीमार होता हूँ तो चाहे मैं कितनी सेविंग कर रहा हूँ, आजकल के जो खर्चे हैं हॉस्पिटल के वो बहुत ज़्यादा हैं। ये सब वो चीज़ें जो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आप यूँ समझिए कि एज ए बिग ब्रदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपसे बस 10-12 साल आगे चल के आपको बता रहा हूँ कि यार इस रास्ते में चलते आए हैं तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी है। एंड देन उसके बाद आपको पता है ट्रैवल अलाउंस, ये सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट जॉब में मिल रही है। अगर आप कहीं घूम के जा रहे हैं, आप किसी काम से जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सारे अलाउंस मिल रहे हैं, साल के जो भत्ते मिलते हैं वो सब इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो सर ये सब बातें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी लग रही है, पर सबसे बड़ी बात सर ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो आप बोल रहे हो, आपने तीनों चीज़ें बोली है, कुछ क्वेश्चन आपके भी होंगे वो मैं जरूर लूँगा लास्ट में। लेकिन अभी सर गवर्नमेंट जॉब की आप जो बात कर रहे हैं, सर अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है तो ऑब्वियसली मुश्किल भी उतनी होगी ना। तो मैं आपको बता दूँ फिर से कि देखो मुश्किल होती है, ऑफकोर्स होती है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मुझे उस रास्ते को पकड़ने का रास्ता जो तरीका है वो पता होना चाहिए। अगर वो तरीका पता है ना तो सेम वही काम करने में मुझे कभी कभार 1 साल भी लगता है और कभी कभार 10 साल भी लगता है। गवर्नमेंट जॉब्स तो क्या वास्तव में वो भी है, क्योंकि आपने सब चीज़ बताई थी, तो क्या वो है? तो बिल्कुल मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये आपके सामने जॉब्स है, और ये तो वो है जो सिंपल से एक स्लाइड में मुझे कवर करनी थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, जिस भी बच्चे को कुछ पूछना हो उसके अंदर बिंदास पूछ सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ ना यार, तो गवर्नमेंट जॉब्स भी अलग अलग टाइप की है आपके नेचर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 4 बड़े बड़े पार्ट में बांट सकता हूँ मैं। अगर आप मेट्रो में जाते हैं, जैसे अभी निकली हुई है गुजरात मेट्रो वगैरह, यहाँ पे अगर आप स्टेशन कंट्रोल बनते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं, ट्रेन ऑफिसर बनते हैं, तो वहाँ पर सबके लिए अलग अलग जॉब्स होगी। आप गुजरात मेट्रो ले लीजिए, DMR से ले लीजिए, UPMR से ले लीजिए, तो ये एक सेक्शन होता है। दूसरा आपको पता है अगर आप IOCL वगैरह की तरफ जाते हैं, ONGC, NTPC या आप PSU को कैच करते हैं, वहाँ एक अलग कहानी होती है, वहाँ के अलाउंसेस बहुत अलग होते हैं। और अगर आपके मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ हाइक की बात कर रहा हूँ, तो इनमें बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर मैं आपको बात करूँ तो IOCL के अंदर डिप्लोमा वालों को काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी। ऐसे ही अगर आप बात करें डिफेंस के अंदर, तो आपको पता है ऑर्डिनेंस के अंदर, DRD वगैरह, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है। एंड लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर तो आपको पता है हर स्टेट के अंदर ये गवर्नमेंट जो जॉब्स है निकलती रहती है। अब सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। इन सब पॉपुलर जिसमें वैकेंसीज फुल होती है, वो 2 जॉब्स के बारे में स्पेशली मैं नाम भी नहीं लूँगा, उन 2 जॉब्स के बारे में अब आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं इनवाइट करूँगा जो हमारे इसमें एक्सपर्ट है, वो है अनिल सर। वो यहाँ पर आपका आकर आपको बताएंगे कि वो जो 2 जॉब जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है और डिप्लोमा के बीच में काफ़ी है ना पॉपुलर है, कि जहाँ पे सब लोग उसको एनरोल करते ही हैं, उनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, जो अभी आपको पता चल जाए कि यार मेरा रास्ता समझ में आ जाए, एक प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो। उसके लिए मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, बट मैं फिर से बोल देता हूँ,
ये चीज आपको ही जाननी होगी। अब तक आपके जितने भी काम है हो सकता है आपका फ्रेंड करता हो, पर अभी एक बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे दोस्तों, बहुत सिंपल सी लाइन है कि ना दोस्तों से ना दिल नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो यहाँ पे मैं इसी लाइन के साथ बुलाना चाहूँगा अनिल सर को। अनिल सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए केशव सर के लिए। और केशव सर, मैं आपसे पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड है आर एस शेखावत जी, तो सर को एक बार आप विवेकानंद जी का जो मोमेंटो है सर उसे देखकर आप एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ में रामकरण सर भी हैं, तो रामकरण सर को भी सर आप प्लीज जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैम प्लीज, आप भी मैम प्लीज, तालियां कम ना हो। चलिए, तो केशव सर ने आप सभी को बता दिया है विद्यार्थियों को कि आपके लिए किस किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर डेवलप होती है। अब अनिल सर जो है वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपके ईयरली बेसिस पर निकलते हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज या सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अनिल सर प्लीज। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर फॉर गिविंग उत्कर्ष कि उत्कर्ष जो है वो आपके बीच में आए और एक अपॉर्चुनिटी की क्या क्या हो सकती है करियर में उसके बारे में बात कर सकें। आवाज आ रहा है मेरा सबको? एवरीबॉडी लास्ट सबको आ रहा है? चलिए ओके। सो देखो, सर ने जो है वो एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आपको कुछ भी बनना है अपनी लाइफ में तो उसके लिए आपको एक मंजिल तय करनी पड़ेगी, मंजिल तय करनी पड़ेगी। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर मंजिल तय कर ली तो फिर रास्ता कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, हौसला होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत कहा है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए किसी भी चीज को पाने का, तो वही करना है। अब हम जो यहाँ पे आए हैं आपके बीच में तो केवल एक चीज बताने के लिए आए हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। कि जैसे केशव सर ने बताया कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और ड्रीम होता है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो हैं उनका ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब में जाना। और ये मैं मानता हूं कि जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, ये केवल आपका ड्रीम नहीं है, आपके साथ साथ ये सपना जो है वो आपके घर वाले भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं है कि नहीं है उनका भी ड्रीम। एक बार हाथ खड़े करें जिसका ये ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, और उसके घर वालों का भी, सबका ऑलमोस्ट जो है वो यही ड्रीम रहता है। और अगर राइट नाउ अपन बात करें डिप्लोमा वैकेंसीज की, तो डिप्लोमा में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आती हैं, हर साल आती हैं। जैसे सर ने बोला कि पीएसयूज में जाना सपना होता है और डिप्लोमा की वहां भर भर के वैकेंसीज आती हैं। साथ ही साथ सर कुछ रेगुलर वैकेंसीज हैं जो हर साल आपको देखने को मिलेंगी, और उसी में से एक वैकेंसी है एसएससी जेई, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो जेई की वैकेंसी निकालता है। और ये जो जेई की वैकेंसी है वो हर साल निकलती है। इस बार जो एसएससी जेई 2022 का एग्जाम हुआ था वो नवंबर में हुआ था, और उसमें अभी प्री उनका हो चुका है, मेंस उनका हो चुका है, अब फाइनल रिजल्ट जो है वो आने वाला है। और उसमें अभी अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कमीशन ने फाइनलाइज करी है, और उसमें अराउंड 2800 वैकेंसी जो है वो 2800 वैकेंसी जो है वो आई है। तो एसएससी जेई की अगर अपन बात करें तो हर साल ये एग्जाम होता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। और एज लिमिट आप देख रहे हो 18 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज है, 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। कैटेगरी वाइज जो है वो इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ये जो है वो जनरल के लिए एज लिमिट है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए सर? या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए। एंड यू हैव द डिप्लोमा, आपके पास फाइनल ईयर ऑलमोस्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो आपको एक तय करना पड़ेगा अपनी मंजिल की, हाँ मेरे को यहाँ जाना है। और अगर जाना है तो उसका ड्रीम जो है वो अभी से देखना शुरू कर दो। कलाम साहब को सब जानते हैं क्योंकि नाम उनका इतना बड़ा है कि जो है उन्होंने एक चीज कही थी, अगर आपको कुछ बनना है ना, कुछ भी बनना है अपनी लाइफ में, तो उसका सपना देखो, ड्रीम देखो। और वो सपना ऐसा होना चाहिए ना कि वो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। उन्होंने यही कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींदों में देखा करते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदें उड़ा दिया करते हैं। तो आपको कुछ बनने के लिए उसका सपना देखना पड़ेगा और सपने के लिए उसको जीना पड़ेगा। अरे है कि नहीं एवरीबॉडी? अरे जिंदा होना, देखो सांस लेना जिंदा होने का सबूत नहीं होता है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना पड़ेगा। जिंदा हो? बिल्कुल। सर बैठे हैं सामने, आपको अटेंडेंस लग रही है, जिंदा हो ना? चलिए, एसएससी जेई की अगर अपन बात करें तो
जैसे रिसेंट 2022 का जो एग्जाम है 2800 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। अभी अपन ईयर वाइज वैकेंसीज की बात करेंगे, कितना नंबर ऑफ यहाँ पे कंपटीशन होता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये एग्जाम देते हैं और किस किस स्टेज में होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपको दिख रहा होगा पे स्केल नीचे, ग्रुप बी का लेवल 6 का जॉब है। आपका जो पे स्केल होता है वो 42 ग्रेड पे है, 35,400 टू 1,12,400 जो है वो आपका ये सैलरी रहने वाला है। सोच रहे हो ना, मतलब देखो सैलरी के अकॉर्डिंग सपने देखना शुरू कर दो, और सपनों अगर देख रहे हो तो उनको पूरा करने की कोशिश भी आपको आज ही से करनी पड़ेगी। जो सपने क्या देखने, उसके लिए दिशा पता होनी चाहिए, और उसी दिशा के लिए आज ये एक उड़ान, उसका टैगलाइन देखो आप, उड़ान, नीचे क्या लिखा हुआ, एक नई दिशा। तो आपको एक दिशा देने के लिए हम जो है वो यहाँ आए हैं। आगे बढ़ते हैं कि इस एसएससी जेईई में सर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होता है। तो 2 स्टेज होती है इसकी, एक प्रीलिम्स और एक होती है मेंस। प्रीलिम्स में आपका केवल जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। क्या क्या इसमें सर सब्जेक्ट्स आएंगे, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। पहले ये ऑफलाइन रिटन पेपर हुआ करता था, आपको ओएमआर दी जाती थी, गोला करके आपको राइट आंसर पे टिक किया जाता था। अभी ये जो है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अभी मैं आऊंगा, 200 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी अपन बताएंगे। इसके साथ साथ फिर इसके बाद दूसरा स्टेज आता है सर मेंस का, और मेंस का जो पेपर होता है वो रिटन पेपर, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉपी में आपको लिखना होता है, पेन कॉपी का पेपर होता है, वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में फिर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड नाउ यू आर सिलेक्टेड एज ए जेई यानी जूनियर इंजीनियर। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं सर, सीपीडब्ल्यूडी होता है, बीआरओ होता है, सीडब्ल्यूसी होता है, फराका बैराज जो है वो होता है, एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां जहां आप सर्व कर सकते हैं थ्रू दी एसएससी जेईई। बहुत बड़ा जो है वो एक अच्छा खासा जॉब माना जाता है। आगे बढ़ते हैं सर, एक एग्जाम पैटर्न देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जो है वो 2 स्टेज होती है, प्रीलिम्स और दूसरा जो है वो मेंस। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक के होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के होते हैं, और बाकी के जो 100 क्वेश्चन है वो टेक्निकल, जो आप पढ़ रहे हो, अगर सिविल से हैं तो सिविल ब्रांच के 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और मैकेनिकल से तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका प्री का होता है 200 नंबर। आप समझो, देखो आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखना होगा। सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। वी आर नॉट हियर टू फोर्स यू, और सर जो है वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको ये करना है, इसी तरह से करना है, नहीं, ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से करना है। डिसाइड देखो, 200 क्वेश्चन हैं, उन 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको समय कितना मिल रहा है, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब समझ रहे हो ना, 200 क्वेश्चन को डिवाइड करो 120 से, तो आपको प्रोबेबली 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। यू विल गेट 35 सेकेंड्स, 35 सेकंड आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास 35 सेकंड का समय होगा, और उन 35 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, चारों ऑप्शंस भी देखने हैं, सॉल्व करके राइट ऑप्शन पे टिक भी करना है, और नेक्स्ट भी करना है। ये कब, केवल मात्र 35 सेकंड में। जो आप यहां बैठ के इधर उधर उधर ये सब सर लोग बोलते हैं कि डू नॉट वेस्ट द टाइम। 35 सेकंड क्या होती है, इस 35 सेकंड का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। लोग जो है वो 117 कट ऑफ गई है, उनके 116.5 आते हैं, वो आधे नंबर से रह जाते हैं, और वो आधे नंबर का इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होता है वो बाद में पता चलेगा आपको, अभी नहीं पता चलेगा। यू पीपल आर गेटिंग ना, अरे बोलो। तो 120 मिनट, तो आपको कैसे उस 35 सेकंड में क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करके राइट ऑप्शन पे टिक करना है और नेक्स्ट करना है, ये चीज हम सिखाएंगे आपको, ये चीज हम सिखाएंगे। गेटिंग और नॉट, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है। उस प्रैक्टिकल नॉलेज को, जैसे सर ने बोला, अब आपको उसको लाइफ में कैसे यूज करना है ताकि सक्सेस मिल जाए। मेरे दोस्त, सक्सेस इतनी छोटी चीज नहीं है कि यहां से निकले और बाहर सक्सेस खड़ी है। सक्सेस के लिए चाहिए स्ट्रगल, सक्सेस के लिए चाहिए स्ट्रगल। उस स्ट्रगल के दौर से गुजरना पड़ेगा, और उस स्ट्रगल को आप पूरा कर सकते हैं केवल और केवल मेहनत करके। अरे है कि नहीं? तो ये मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, और सर लोग आपको यही सिखाते हैं कि भैया मेहनती बनो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अरे है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा स्टेज होता है, आप जब प्री आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, और नेक्स्ट स्टेज पे आपको जो है वो मेंस का पेपर होगा, और मेंस का पेपर जो है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। आपको 6 जो है वो सेक्शन मिलेंगे, उस 6 सेक्शन में से आपको 5 सेक्शन करने पड़ते हैं। एक सेक्शन जो है वो एक्सटर्नल चॉइस होता है,
एक सेक्शन 60 नंबर का होता है, 5 सेक्शन आपको करने हैं, 60 × 5 300 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा और उस 300 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। प्री प्लस मेंस दोनों की कंबाइंड कट ऑफ बनती है। कितनी कंबाइंड कट ऑफ होती है उसके बारे में अपन आएंगे। तो ये पैटर्न होता है एसएससी जेईई एग्जाम का। देखो आप पे ईयर वाइज जो है वो कितनी वैकेंसी आती हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसको देते हैं। देखिए ऊपर जो है वो लिखा हुआ है वैकेंसी और अपीयर्ड कैंडिडेट्स। 2015 में 1617 वैकेंसी आई थी, 2016 में 1246 वैकेंसी है, 2017 में मात्र 362 वैकेंसी आई थी। और इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं भी आपको बताऊंगा 362 वैकेंसी में कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंचा जाता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। 2018 और अभी देखो रिसेंटली 2022 में 2959 जो है वो टोटल वैकेंसी है, मतलब 2800 वैकेंसी जो है प्रोबेबली आपको देखने को 2959 मतलब 3000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिली है। एसएससी जेईई का कट ऑफ क्या रहता है सर? अगर सिविल ब्रांच की बात करें, सिविल ब्रांच में देखिए पेपर 1 में जो कट ऑफ था 2019 में वो 125 था, पेपर 2 का कट ऑफ 192 था, फाइनल कट ऑफ 315 था। सिमिलरली 2022 का प्री का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का रिजल्ट अभी नहीं आया है। 200 में से 110 नंबर जो है वो कट ऑफ गया है और 200 में से 110 नंबर मतलब समझ रहे हो ना, आपको 111 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। अरे यस ना, 111 क्वेश्चन आपने जिसने करेक्ट करे हैं, करेक्ट मतलब नेगेटिव मार्किंग भी वहां पे होती है। आपने 150 क्वेश्चन करे होंगे लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो गई, बचा के 111 नंबर बचने चाहिए। तो ये कट ऑफ जो है वो आपका देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कट ऑफ होती है वो कंबाइन बनती है और ये कंबाइन कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अगर अपन बात करें सो 157 जो है वो आपका कट ऑफ गया था 2019 में आउट ऑफ 200। 2020 में 141 और अभी जो 2022 का रिजल्ट आया है प्री का, मेंस का नहीं है उसमें, प्री का 125 जो है वो कट ऑफ गया है, 123.32 ये इसका कट ऑफ रहा है। मेंस का रिजल्ट अभी आना बाकी है, एग्जाम हो चुका है, उसके बाद में फाइनल जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड यू विल गेट द जॉब। तो ये जो है वो कट ऑफ होता है। सर सिलेबस क्या रहता है इसका? सिलेबस अगर अपन बात करें सिविल में, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो सारी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी सब्जेक्ट जो हैं वो आपका सिलेबस रहने वाला है और सबसे बड़ा सिलेबस सिविल का ही होता है। सबसे बड़ा सिलेबस जो है वो सिविल का होता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं सर, बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल, ये आपके पास जो है वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में पहले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस जो है वो नहीं आते थे, लेकिन रिसेंटली लास्ट 3-4 ईयर्स अगर अपन देखें तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का वेटेज बहुत अच्छा हो गया है। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 25 नंबर का बीएमसी आता है, 10 नंबर का आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग देखने को मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स 10 नंबर का देखने को मिलेगा। 5 to 6 मार्क्स का आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखना मिलेगा। 7-8 नंबर का ट्रांसपोर्टेशन, 7-8 नंबर का आपका सॉइल हो गया, ये स्टील हो गया, ये सारे नंबर एंड टोटल बिकम्स व्हाट, कितना 100 नंबर। टेक्निकल 100 नंबर, 50 रीजनिंग के फिक्स हैं और 50 जनरल साइंस के फिक्स हैं। यस ना, ये आपका पैटर्न रहने वाला है। मैकेनिकल की बात करें तो 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लूइड मैकेनिक्स 25 नंबर से 30 नंबर तक वेरी करता है। थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट, इसका वेटेज जो है वो आपका 30 से 40 के बीच में रहता है। और बाकी की फिर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे प्रोडक्शन हो गया, मशीन डिजाइन होगा, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, ये सब्जेक्ट जो है वो बाकी 100 नंबर टेक्निकल का सिलेबस है। और बाकी का जो 50 नंबर रीजनिंग, 50 नंबर आपका क्या जनरल साइंस कॉमन है। सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल में मेजर सब्जेक्ट 5 होती है आपके पास। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपको नेटवर्क जिसको बोलते हैं आप, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और मशीन, ये आपके पास जो है वो सब्जेक्ट रहते हैं। ये आपके पास बात हो गई सर किसकी? ये बात हो गई एसएससी जेईई की। सर दूसरा बड़ा एग्जाम जिसका इंतजार रहता है और लोगों का ड्रीम रहता है जॉब करना, वो है रेलवे, आरआरबी जेईई। नाम सुना होगा आपने, यस ना। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर को जो है वो वैकेंसी निकालता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी निकालता है। और अब जो है ये लेटेस्ट ट्रेंड में है क्योंकि आरआरबी जेईई की बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आने वाली हैं। तो आरआरबी जेईई जो है वो क्या होता है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसकी भी वही मिनिमम एज 18 ईयर्स है, 33 ईयर्स मैक्सिमम एज है आपके पास। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए जो आपके पास है। पे स्केल वही 35,400 टू 1,12,400 जो है ये आपके ग्रेड पे वही सेम 4200 का ग्रेड पे जो है वो आपको रहता है यहाँ पे। अब सर आरआरबी जेईई का एग्जाम कैसे होता है? आरआरबी जेईई का एग्जाम जो है वो कैसा होता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा? तो आरआरबी जेईई की अगर अपन बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 3 जो है मेजर स्टेज होती है। फर्स्ट इज व्हाट CBT-1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये नॉन टेक्निकल होता है। CBT-2 में नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल दोनों देखने को मिलेगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लास्टली मेडिकल।
यस ना, क्योंकि रेलवे का मेडिकल ऐसा नहीं है कि सर मेडिकल एसएससी जेई एग्जाम में नहीं होता है क्या, ऐसे जेई के एग्जाम में भी मेडिकल होता है, लेकिन वहां इतना कुछ खास नहीं होता, यहाँ मेडिकल पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो मेडिकल जो है वो मेंशन किया है। ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है सर, पैटर्न CBT 1 टोटल नॉन टेक्निकल होता है, टोटल नॉन टेक्निकल होगा, इसमें आपकी मैथ्स होंगी, जनरल साइंस होंगी, जनरल इंटेलिजेंस होंगी, ये आपके पास टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, 90 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। फिर पेपर 2 जो है वो भी CBT 2 ही होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेक्निकल आपकी जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल जो है, सिविल मैकेनिकल है तो मैकेनिकल जो है उनको देखने को मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से ये जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। सर इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है आपको, वो क्या होता है सर, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा स्टेट में AE JE बनने का, कि और नाम सुना होगा गांव में, हाँ जी एक जो है वो जयन साहब थे हमारे पास में, नहीं ठीक है ना, तो वो अगर जयन बनना है आपको, वो आप ही लोग बनेंगे, वो सब लोग आप ही लोग बनेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है स्टेट में, जैसे अपने यहाँ स्टेट में अगर अपन बात करें 2019 में जो है वो आपका एग्जाम हुआ था RSM SSB का, राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट जो बोर्ड है उसका एग्जाम हुआ था। अभी पाइपलाइन में आपकी वैकेंसी जो है वो पंचायती राज में जो है वो वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके अलावा जो है वो RSEB यानी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है वो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और कल परसों आपने पेपर का कटिंग भी पढ़ा होगा कि उसमें पंचायती राज की जो है वो इतनी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज जो है वो कनिष्ठ अभियंता पढ़ा होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, ठीक है, उसमें ये जो है वो वैकेंसीज आने वाली हैं। सर इनका जो है वो कौन कौन सा सिलेबस रहता है, ये सारा वही सिलेबस, कॉमन सिलेबस है, टेक्निकल चाहे आप SSC दो, चाहे RRB दो, चाहे स्टेट AE JE दो, ये कॉमन टेक्निकल सिलेबस, वही आपकी जो सारी सब्जेक्ट आप 3 साल में पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट जो है वो होती हैं। अरे है कि नहीं, ठीक है। नॉन टेक्निकल में जनरली क्या पूछता जाता है आपको, सर रीजनिंग होती है, मैथ्स होती है और जनरल साइंस होती है, और क्या होती है, जनरल साइंस होती है। सर यहां अगर अपन बात करें, ये RRB JE की जो है वो कहानी थी, CBT 1 CBT 2 ये RRB JE की कहानी थी। नाउ तो ये जो 2 एग्जाम्स हैं वो बहुत बड़े एग्जाम्स हैं, लोग जो हैं वो ड्रीम होता है SSC JE क्रैक करना, और यू वॉन्ट बिलीव कि जब उस लाइफ स्टाइल को आप जियोगे ना तो सपना होता है लोगों का, वो आप पूरा कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर वाले जो सपना देख रहे हैं आपके लिए, आप उनको पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, जैसे सर ने बोला था कि सर आपको करनी है मेहनत। क्या करनी है, मेहनत। और कोई भी सपना अगर आपने देखा है ना तो वो सपना आपको जीना पड़ेगा, वो सपना आपको जीना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं एक लाइन जो है वो जरूर बोलूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों आग जिंदा रहनी चाहिए, आग जिंदा रहनी चाहिए। आपको जो भी बनना है, सर ने बोला मैं यही नहीं कर रहा हूं कि आप यही बने, आपको जो भी बनना है ना, जो सोचा है आपने, जो भी सपना आपने देखा है, उस सपने को जीना पड़ेगा। जब तक नहीं जियोगे ना तब तक सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि सक्सेस इतनी छोटी चीज नहीं है कि आप यहां से निकले और कल वापस हाँ आजा सक्सेस इस खड़ी है दरवाजे पे, नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। अरे है कि नहीं। और कभी सक्सेस को पाने में आपको समय लगेगा, तो कभी अपना मन मत तोड़ना, क्योंकि कहते हैं ना टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। काल के कपाल पर लिखता चल मिटाता चल, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो हार मानने का सवाल नहीं उठता मेरे दोस्तों, कोशिश करनी पड़ेगी। अरे है कि नहीं। और कोशिश तो आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब होती हैं। या तो आपको मंजिल मिलेगी या आपको क्या मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा कि हाँ शायद जो मैंने किया वो गलत किया था, मेरे को ये जो है वो तरीका अपनाना पड़ेगा। और उसके लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस जो है वो आपके साथ में है। आप जो भी सपना देख रहे हैं, आपको सारे बैचेस में हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे, क्या क्या सर हम बैचेस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए मैं हिमांशु सर को चाहूंगा कि प्लीज वेलकम एंड गाइड द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को SSC JE RRB JE और स्टेट लेवल जो आपके अलग अलग वैकेंसीज हैं उनके बारे में बताया है। देखिए एक डिप्लोमा वाला विद्यार्थी क्या सोचता है, उसकी सोच के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बीटेक वाला विद्यार्थी अगर तैयारी करता है तो उसकी सोच ये रहती है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा वाला विद्यार्थी ये सोचता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा क्यों होगा सिलेक्शन, यार मैं तो हिंदी वाला विद्यार्थी हूँ, बीटेक वाला पहले सिलेक्शन ले जाएगा।
तो ऐसी सोच जो आपके मन में है उसको कहीं ना कहीं आपने गलत जो धारणा आपने पाल रखी है वही मैं आपको बताने यहाँ आया हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे सबसे पहले ये बात बोली थी कि मैंने भी आप लोगों की तरह डिप्लोमा किया है और ये धारणा मेरे भी मन में हुआ करती थी, पर समय के साथ में जब चीज़ें आप अनुभव करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अनुभव और ये इन सब चीज़ों की वजह से आप अपनी धारणाओं को बदलते हैं और कहीं ना कहीं सक्सेस डिप्लोमा वाला विद्यार्थी बीटेक वाले विद्यार्थी से ज़्यादा तेज और उनसे आगे निकल के बताता है दोस्त। और ये आप लोगों के मन में भी जल्द से जल्द ये धारणा आए, इसी के लिए उड़ान प्रोग्राम हमने यहाँ पर आपके लिए किया है। जैसा कि आप अनिल सर ने बताया कि डिफरेंट आपके एग्जाम्स है, अब जरूरत है आप सभी को गाइडेंस की, कि गाइडेंस के माध्यम से वो धारणा बदल सके और जल्द से जल्द अपना सपना पूरा कर सके। तो उत्कर्ष आपके लिए क्या खास करने वाला है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हमारे क्या क्या अवेलेबल कोर्सेज हैं, तो AJE फाउंडेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स फॉर SSC JEE RRB JEE और RPSC AE, ये सभी जो बैचेज हैं आपके बाइलैंग्वेल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेज में रहेंगे और इनका ड्यूरेशन रहेगा 7 से 8 महीने का। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं इसी के पास में JEE फाउंडेशन, यही है वो आपके ताले की चाबी, यानी कि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों को डेडिकेटेड, जहां पर लिखाया समझाया बताया सब कुछ हिंदी में जाएगा ताकि हिंदी वाला विद्यार्थी भी JEE बनने का सपना देख सके और पहले ही अटेम्प्ट में उसे पूरा कर सके। ऐसा हमारे डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का सपना है और हम भी उसी सपने को कहीं ना कहीं अपने मन में हमेशा पाल कर रखते हैं। साथ ही साथ में देख सकते हैं टारगेटेड SSC JEE बैच, ये भी आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ये जितने भी बैचेस हैं ये आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल है, मतलब हमारी क्लासेस ऑफलाइन बैचेस भी आपके चलते हैं। साथ ही साथ में अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास अगर अटेंड नहीं कर सकता है किसी कारणवश, तो उसके लिए ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है जो कि हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल रहता है। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन के अंदर एनरोल होता है और अगर किसी कारणवश किसी दिन वो क्लास नहीं ले पाता है तो उसको ऐप का एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलता है और वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है, तो बाद में भी विद्यार्थी उसे देख सकता है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि क्यों उत्कर्ष, कि वाई उत्कर्ष, तो उत्कर्ष के आप यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग कितने सारे फीचर्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सर विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको वहां पर विशेषज्ञ मिलेगा और वही आपको वहां पर पढ़ाएगा। साथ ही साथ में सर ने एक बात बोली थी, मैथ्स, रीजनिंग और GS, जो कि आप कॉलेज के टाइम में नहीं पढ़ते हैं और आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके यही सब्जेक्ट यानी कि नॉन टेक सब्जेक्ट आपके प्ले करते हैं। यानी कि आप जो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं यहां पर आपको अब अपनी अप्रोच को चेंज करने की आवश्यकता है। जैसा कि मेरे शब्द थे शुरुआत में, मैंने आपको बोला था कि आपके शिक्षक गण द्वारा लगाए गए आप वो छोटे छोटे पौधे हैं और अब जब आप इस फाइनल ईयर में जब यहां से डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो ये शिक्षक गण उस पौधे को हमारे हाथों में या जिन भी हाथों में वो सौंपे तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पौधे को उसी तरह उसी प्यार के साथ में पाले जैसे कि उन्होंने उसे बीज रोपित करके उन्होंने उसे बनाया है और उसे वट वृक्ष में कन्वर्ट करे और सक्सेस रूपी मीठा फल कहीं ना कहीं उनके ऊपर लग सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि अलग अलग यहां पर फीचर्स, सभी कोर्सेज का समय पर यहां पर समापन होता है। जितना कोर्स आपको ड्यूरेशन बताया उसमें आपका समापन होगा। साथ ही साथ में आपके सब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार के टेस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में सभी के साथ में विद्यार्थियों के साथ समय समय पर हमारे टीचर्स मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पर अभी बैठकर हम आपसे बात कर रहे वैसे ही ऑफलाइन में एक एक विद्यार्थी से उसी प्रकार से बात की जाती है ताकि कोई भी विद्यार्थी के मन में अगर कोई समस्या है तो वो विद्यार्थी उसे अपने घर लेकर ना जाए, उसका निदान वहीं पर ही हो जाए। और डिफरेंट फीचर्स अगर आप यहाँ देखें तो सर यहाँ पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस हैं। आपके ऐप के ऊपर भी वो कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा और आप उसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं और डेली प्रैक्टिस शीट, मतलब आपको जिस दिन जो क्लास होगी उसी के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे और अगले दिन जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होगी तो एक्स्ट्रा 10 to 15 मिनट में टीचर आपसे डिस्कस करेगा कि आपने क्या अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया। तो इस तरह के फीचर्स की वजह से ही उत्कर्ष को ये चीजें खास बनाती है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका हिंदी माध्यम वाला जो बैच है
इसमें सारे आपके एग्जाम, ऐसा नहीं है कि केवल आपने अगर बैच लिया तो केवल किसी एक एग्जाम को टारगेटेड रहेगा। आपके स्टेट लेवल का अगर कोई एग्जामिनेशन है वो, या आपका सेंट्रल लेवल की जॉब है वो कंप्लीट यहां पर कवर किया जाएगा, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो या फिर अन्य कोई एग्जाम हो। आपकी 7 से 8 मंथ की ये क्लासेस रहेगी और आपका 700 से 800 घंटे का ये सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में डेली आपको 4 से 5 घंटे की क्लास मिलेगी, बट 5 घंटे क्लास लेने के बाद में उतना ही एफर्ट आपको अपने घर पर भी लगाना पड़ेगा। अन्यथा, जैसा कि सर ने कहा, अन्यथा अगर इस मन से तैयारी नहीं करते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा। अगर आप इस पूरे मन से मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि 5 घंटा पढ़ने के बाद 5 घंटा मैं भी दूंगा और अपने माता पिता का जो पूंजी आप उस कहीं ना कहीं निवेश कर रहे हैं उसके साथ न्याय कर पाए तो ही आप एडमिशन लीजिए। अदरवाइज आपको एडमिशन लेने का और अपने माता पिता की मेहनत से कमाई हुई पूंजी को खराब करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ऑफलाइन क्लासरूम है, साथ साथ में आपके ऑनलाइन क्लासरूम भी है और हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में आपके नोट्स लिखाया पढ़ाया सब कुछ हिंदी में जाएगा। साथ ही साथ में आपके जो भी क्लास में पैनल पर पीडीएफ, पैनल पे जो पढ़ाया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड पर आपकी क्लासेस लगेगी और उसकी जो पैनल पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल होगी आफ्टर द क्लास। तो ये सारे फीचर्स खास बनाते हैं उत्कर्ष को। और सबसे बड़ी बात जो हमारे डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का सपना है कि हर घर शिक्षा पहुंचे और वो भी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, कम से कम रुपए के अंदर बच्चे के पास में शिक्षा पहुंचे, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का सपना देखता है सरकारी जॉब का तो वो पूंजी की वजह से, पैसे की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ना कर पाए। तो वो सपना कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का सपना है और मैं इस सपने के लिए एक बार आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगा कि डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के द्वारा जो ये उत्कर्ष संस्थान चलाया गया है और ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए जो रन कराए गए हैं, मैं एक बार उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म से उत्कर्ष को यहां से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो ये आपका कंप्लीट आपने यहां पर देखा कि जो आपके डिफरेंट कोर्सेज थे उसके बारे में हमने बात करी है। अब बात करते हैं कि आज हम लोगों ने जो ये सेमिनार किया है तो हम आप लोगों के लिए क्या खास लेकर आए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्यूआर कोड, और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपके पास में व्हाट्सएप पर आप सीधे पहुंच जाएंगे और आप जिस भी रेस्पेक्टिव ब्रांच से हैं आप इस कोड को टाइप करके आपको केवल उस मैसेज को करना है और आपको उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस द्वारा बनाई गई फॉर्मूला बुकलेट, कंप्लीट फॉर्मूला बुकलेट आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आज जो सेमिनार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी, स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आप सभी तैयार हो जाइए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। पर उससे पहले आप लोगों के मन में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि डिप्लोमा वाला विद्यार्थी काफी सारे सवाल अपने मन में लिए बैठा है, तो मैं अनिल सर और केशव सर आपसे कहूंगा कि आप रेडी रहिए। विद्यार्थियों के बीच में मैं जा रहा हूं और विद्यार्थियों के मन में जो भी सवाल है वो आप हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। विद्यार्थी बिल्कुल। जैसे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी पास कराते हो? थ्योरी के साथ साथ में आप प्रैक्टिकल पास कराओगे के बाद? प्रैक्टिकल भी पास करवाओगे के बाद? प्रैक्टिकल की नॉलेज भी दी जाएगी क्या अनिल सर? स्किल टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए आप जानना चाह रहे हैं अनिल सर? विद्यार्थी का सवाल है जैसा स्किल टेस्ट के जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में स्किल टेस्ट होते हैं, तो उन स्किल टेस्ट की जो है वो वहां तक पहुंचने से पहले आपको क्या करना होता है, आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है और उस रिटन एग्जाम्स के साथ साथ उस पूरे थ्योरी में उससे प्रैक्टिकल रिलेटेड चीजें जो हैं वो भी आपको बताई जाती हैं। तो यही कॉम्बिनेशन चलता है जब आप प्रिपरेशन करते हैं हमारे साथ। तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से भी ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो वहाँ देखने को मिलते हैं, तो उनकी भी आपको चीज़ें जो है वो डिटेल में बताई जाती हैं। स्पेशली जो प्रैक्टिकल चीज़ होगी ना आपके, वो इंटरव्यू के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और उसके अंदर हम वो जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जैसे डायोड्स वगैरह आप कर रहे होंगे, जिन्हें डायोड वगैरह पे आप काम कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ों को हम वहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरह से क्या चीज़ काम कर रही है और क्या किस सवाल का किस तरह से जवाब देना है। और बाकी आपको पता है कोई ट्रेनिंग होगी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे सेलेक्ट होते हैं उसके बाद ट्रेनिंग होगी पर्टिकुलर जिस पे आपको काम करना होगा। लेकिन सर वो सर्किट बनवाते हैं, जब क्या सर्किट भी बनवाते हैं सर स्किल टेस्ट में? हाँ, तो वो सब कुछ तैयारी करवाऊंगा।
मतलब एक्चुअली आपको जब वो स्किल टेस्ट होगी वहाँ पे, तब आपसे सर्किटरी पूछेंगे, आपसे कुछ भी ओपेम को लेके सर्किटरी पूछ सकते हैं कि ये क्यों काम कर रहा है, ऐसा क्यों कर दिया, वो सब चीज़ों की तैयारी अलग से होगी। वो सेक्शन होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम के, तो वो अलग से होगा। और जब अपन रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट चल रहा होगा वो अलग चल रहा होगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो दोनों ही होगा आपके साथ, इसमें दोनों ही शामिल होगा, टेंशन मत लीजिए आप। थैंक यू सर। नेक्स्ट, जिसके मन में जो भी सवाल है प्लीज आपके मन में है, बिल्कुल अपना नाम और अपनी ब्रांच के साथ। ईशान नाम है मेरा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एसएससी का एग्ज़ाम था उसमें इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकली हुई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच का बच्चा भी उसमें ले सकता है या नहीं? नहीं, वो कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल ही अलाउड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। थैंक यू सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जैसे आरआरबी में जो है वो वैकेंसी आती है, जैसे अभी महाराष्ट्र में जो वैकेंसी आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज आती हैं। तो स्पेसिफिक रीजन कर देता हूँ कि सारी जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो वैकेंसी होगी ना, जो अभी राइट नाउ इस पिछले 1 साल में हुई है, डीएमआरसी जेई, यूपीएमआरसी जेई, आरआरबी जेई के अंदर भी आने वाली है, एसएससी आईएमडी जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है, डीआरडीओ जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है अभी जब हुई थी, और बीईएल जो आपको पता है ना बेल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ मैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बोल रहा हूँ, एनपीसीआईएल, एएमडी, डीएफसीसीआईएल का जो भी हुआ है, यूपीपीसीएल, यूपीआरयूवीएनएल जेई का जो होता है एग्जाम, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बिल्कुल आप दे सकते हैं वहाँ पे एग्जाम। साथ ही साथ एक्सरो का जो टेक्निकल असिस्टेंट है जिसमें भर के आएगी आपकी और बहुत अच्छी खासी सैलरी होगी, उसमें अपन लोग अलाउड है, और ये तो पिछले जो 1.5 साल में आई है उनकी बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये आ चुकी है, तो आप टेंशन मत लीजिए इन सब में। हाँ, बट एसएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउड नहीं होंगे। एसएससी में नहीं होते हैं, बहुत सारी पीएसयूज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की सेपरेट वैकेंसीज आती हैं, एसएससी में नहीं होता है। थैंक यू सर। और किसी के मन में कोई सवाल है, बिल्कुल अपने नाम और अपनी ब्रांच के साथ में पूछिए। सर मैं पंकज और सर मैं पंकज अरोड़ा मैकेनिकल आरएसी से हूँ, तो ये मैकेनिकल में ये बढ़ सकता है कि आरएसी वाले? नहीं, मैकेनिकल में ओनली मैकेनिकल, केवल एसएससी की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर एसएससी की बात करें तो केवल मैकेनिकल से जिन्होंने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है वो वही भर सकेंगे। जो ये इक्विवेलेंट डिग्री वाले हैं वो एसएससी में अलाउड नहीं होते, बाकी एग्जाम्स में अलाउड होते हैं। जैसे अभी बार्क में जो वैकेंसीज निकल रही हैं या जितने भी पीएसयूज में वैकेंसीज निकली है तो उसमें वो इक्विवेलेंट डिग्री मांगते हैं। जैसे आपका मैकेनिकल है तो जैसे आरएसी या प्रोडक्शन से जो हैं तो उनको अलाउ होता है, एसएससी में नहीं होता है। एसएससी के अलावा बाकी एग्जाम्स में अलाउड होता है। और किसी के मन में सवाल? यस, अपनी ब्रांच और नेम के साथ। सर नवीन नाम है मेरा, मैकेनिकल 3rd ईयर से। सर जैसे डिप्लोमा हमने 2 साल का किया है सर, लेटरल एंट्री है, तो इसका डिप्लोमा कई जगह पे वैलिड नहीं होता, कई कंपनियां आती है वो 3 साल का डिप्लोमा मांगती है। तो सर इसके लिए जैसे जेई के लिए तैयारी करें तो इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा या 2 साल का चल जाएगा सर? नहीं, उसमें अलाउड होता है डिप्लोमा, जो आप लेटरल डिप्लोमा होता है वो भी अलाउड होता है उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कई स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं जिनमें 3 ईयर डिप्लोमा ही मांगते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री को कई जगह मेंशन कर दिया जाता है कि लेटरल एंट्री वाले जो हैं वो अलाउड होते हैं, और कई जगह मेंशन कर दिया जाता है कि लेटरल एंट्री इज नॉट अलाउड। सर तो ये इनकी वैकेंसीज अलग आती है या नहीं, फिर? वैकेंसीज अलग नहीं आती, ये कभी कभी कई स्पेसिफिक वैकेंसीज में मेंशन कर दिया जाता है। बहुत कम वैकेंसीज ऐसी होंगी जो डायरेक्टली 3 ईयर डिप्लोमा मांगती है, अदरवाइज इक्विवेलेंट डिप्लोमा इज अलाउड। थैंक यू सर। और किसी के मन में? यस, इधर से किसी के मन में कोई भी सवाल है आप प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। यस, आपके मन में है सवाल? अपनी नाम और अपनी ब्रांच के साथ। मेरा नाम विवेक कुमार है, सिविल से। सर क्या एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ मिलेगा? प्री और मेंस? Exactly, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने पूछा है कि सर मैं कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी भी एग्जाम की, तो सर कभी एसएससी का एग्जाम आ जाएगा, अभी थोड़े दिन बाद में जो है सर वो आपका स्टेट एजेई का एग्जाम आ गया, तो सर मैं क्या फिर वापस से उसकी तैयारी करूंगा? नहीं मेरे दोस्त, मैंने जब यहाँ बताया था आपको टेक्निकल जो सिलेबस होता है, चाहे आप इंडिया का कोई सा भी एग्जाम दो, इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, उन सारे एग्जाम्स में टेक्निकल सिलेबस इज सेम। आपके फर्क कहां आता है? जैसे रीजनिंग भी आपको वही देखने को मिलेगा। फर्क कहां होगा? स्टेट के एग्जाम्स में स्टेट का आपको जनरल साइंस पूछा जाएगा, और अगर इंडियन लेवल का एग्जाम है, इंडिया का सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो उसमें सेंट्रल का जीएस आता है। बस फर्क इतना ही होता है, बाकी टेक्निकल रीजनिंग मैथमेटिक्स का पार्ट वही हो रहता है, सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि प्री और मेंस दोनों एक ही कोर्स में होगा? हाँ बिल्कुल, प्री और मेंस दोनों एक ही कोर्स में होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्री के साथ, क्योंकि प्री के साथ जैसे आपको प्री का एग्जाम हो गया, आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने के टाइम में आप मेंस में कितना समय लगा पाओगे? आपके पास 10 टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे सिविल की बात करूं तो 10 से ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो उनमें अगर आप
2 महीने का समय मिल रहा है, 2 महीने में 60 दिन होते हैं, उन 60 दिन को आप डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, 6 दिन बचेंगे आपके पास। तो 6 दिन में एक सब्जेक्ट प्रिपेयर होना नामुमकिन है। तो अपन क्या करते हैं, प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। बोलना चाहूंगा, देखो दोस्तों, जितना भी आपने क्या करना है, आप जिस भी एमिनिटी पर्सनैलिटी को आप फॉलो करते हो, उसको वहां तक पहुंचने में बहुत जो है वो मेहनत करी है। कोई कभी सक्सेस किसी को इतना इजी मिला ही नहीं है। ये सर लोग जो आपको पढ़ाते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करा है, तब जाके वो यहां तक पहुंचे हैं। इन्होंने बहुत एफर्ट्स करे हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में अगर कुछ बनना है ना, तो आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, और उस एफर्ट्स के लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ सर अभी मैं 2nd ईयर में हूं या मैं अभी 3rd ईयर में हूं, उसके बाद में मैं एक बार जो है वो डिप्लोमा ले लूं, उसके बाद में सोचूंगा। कभी ऐसा नहीं करने का, क्योंकि अगर आप जितना समय खराब कर रहे हो ना मेरे दोस्तों, आप उतना पीछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हैं तो सोचो कहीं कोई और बैठ के पढ़ रहा है, और अगर कहीं कोई और बैठ के पढ़ रहा है तो पहले सक्सेस उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, और जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे ना, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आपको उतना फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी कि खरगोश और कछुए की जो है वो रेस हुआ करती थी, सुनी है सबने, यस ना। तो उसमें क्या होता है, खरगोश कितना तेज दौड़ता है। जब रेस शुरू हुई, खरगोश जो है वो बहुत तेज दौड़ता चला गया, बहुत आगे चला गया। कछुआ जो है वो धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा था। खरगोश इतना आगे चला गया, वो जब पीछे मुड़ के देखा तो उसको कछुआ दिखा ही नहीं। गर्मियों के दिन थे, वो थक गया, उसको एक पेड़ की छांव दिखी और बैठ गया, सो गया, आंख लग गई उसकी, और वहां जो है वो कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, और वहां से जो है वो कछुआ जीत गया। फिनिश लाइन उसने क्रॉस कर गई। जब खरगोश की आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी, और वहां से एक मोरल ऑफ द स्टोरी बन गया कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यही लिखा था, यही लिखा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि खरगोश में इतनी कैपेबिलिटीज होने के बावजूद खरगोश कितना तेज दौड़ता है, कछुए से हार सकता है। आप इमेजिन करो, कछुए और खरगोश की कभी रेस हो तो कछुआ कभी जीत सकता है उससे? नहीं जीत सकता सर, वो इतना स्लो चलता है। खरगोश कितना तेज दौड़ता है। लेकिन सरकमटेंसेस, परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो इतना आगे जाने के बावजूद उसको पेड़ की छांव दिख गई, वो रुक गया और रेस हार गया, और उसको कभी अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करने का दूसरा चांस नहीं मिला। कभी दूसरी कहानी सुनी क्या कि कभी दोबारा रेस हुई और उस दोबारा रेस में खरगोश जो है वो जीत गया? कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं सुनी अपन ने, क्योंकि उसको सेकंड चांस मिला ही नहीं। तो सेम कैन हैपन विद अस मेरे दोस्त, ऐसा अपने साथ भी हो सकता है। इसलिए डू नॉट वेट फॉर द चांस। जब चांस मिलता है ना, उसी में ग्रैब कर लो, मेहनत करो, इतनी जी जान से मेहनत कर लो कि कभी जो है वो आपका सक्सेस पीछे छोड़ ही ना सके। और सक्सेस की सबसे खास बात पता क्या होती है? सक्सेस की सबसे खास बात यही होती है कि वो मेहनत करने पे फिदा हो जाती है, मेहनत करने वाले पे फिदा होती है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे ना, सक्सेस आपके उतनी करीब आती जाएगी। तो टारगेट बनाओ, जो भी बनना है टारगेट बनाओ, और उस टारगेट को जियो, डेली जियो। और डेली आपके जो, अगर आप कॉलेज में 5 स्टेप चल रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो एक ही काम होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं अपने टारगेट के पास, ये काम करने से पास जा रहा हूं कि दूर जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप मूवी देख रहे हैं और मूवी देखने से आपका माइंड रिफ्रेश हो रहा है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मूवी देख रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं अपने टारगेट से दूर जा रहा हूं, तो समझ जाओ कि अपन को वो काम नहीं करना है। तो ये आपका कॉल है, कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा। सर कितनी बार बोलेंगे आपको पढ़ लो रे? नहीं, लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारा होगा, किसी और को डिसीजन नहीं लेना है। तो आप ही को सोचना पड़ेगा। अरे है कि नहीं? अरे जिंदा हो ना? चलो, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए अनिल सर और केशव सर के लिए। तालियों से स्वागत करूंगा आर.एस. शेखावत सर का। आप आए सर, 2 शब्द विद्यार्थियों को कहें सर। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर भरी ज़मीन, पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है। आज की इस क्लास के अंदर 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण जो मैंने अनुभव की है। हमारे यहाँ पर एससी एक्टिविटी होती है और वहाँ पर बहुत सारी बातें उस पीरियड में हम समझा सकते हैं। वो हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, रीजनिंग के बारे में, कंपटीशन लेवल पर कहाँ कुछ किया जा सकता है, तो बेसिक भूमिका वहाँ से तैयार की जाए और फिर आगे बढ़कर कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी क्या करते हैं, आप वह तलवार तो हैं, उस पर वो धार वाली बात है
वह प्रोवाइड करते हैं। जो अभी आप बता रहे थे कि 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट में आपको जल्दी से पूरा करना होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सूक्ष्म बातें और छोटे छोटे फार्मूले जो आपको सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। आप देखें अपने आप को, अभी पिछले दिनों यहाँ पर जॉब फेयर के अंदर बहुत सारी कंपनी आई और उन कंपनियों ने यह देखा कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत मौका है, राजधानी का कॉलेज है और राजधानी में ऐसी सुविधा मिल रही है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से आपका और हमारा से कहीं मिलन होगा तो कामयाबी अपने हाथ में होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इसके बाद में आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है, तो आप सभी के बीच में मैं चाहूँगा कि आप जो OMR शीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। कौन सा ब्रांच है आपका? सिविल। तो ये जो उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस की तरफ से आज प्रोग्राम हुआ है, करियर गाइडेंस प्रोग्राम उड़ान, तो ये कितनी हेल्पफुल जो है वो आपको रहेगा आपके करियर के लिए? सर ये हमारे करियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस जो हमारे लिए SSC JEE और RRB JEE की क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा वो हमारे लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे जाके करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि SSC आपने JEE के बारे में बताया है, RRB JEE के बारे में बताया। सर ये हमें बहुत हेल्पफुल लगा, इसे हमें बहुत गाइडेंस मिली आगे बढ़ने के लिए। हम इस कॉलेज में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो हमारे को आगे की गाइडलाइन के लिए बताया गया है कि आप डिप्लोमा होने के बाद आगे जाके कैसा क्या कर सकते हैं, आगे अपनी डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब में कैसे क्या कर सकते हैं।